पॉलिटिकल साइंस NCERT 12th। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बहरहाल दो बातें पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह है कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए, और दूसरी यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खासा ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ादी हिंदुस्तान के जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालत में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 का साल महत्वपूर्ण हिंसा और विस्थापन की सादरी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल-पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौती की चपेट में है। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ था। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तत्कालीन चुनौतियाँ एक सूत्र में बंद हैं। ऐसे में भारत को गढ़ने की थी जिसमें से भारतीय समाज की सारी विविधता के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। वह अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। उनकी संस्कृति अलग थी। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसे करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इनकी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। इनकी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसे करने से लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता के
बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा। क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत को क्षेत्रीय अखंडता का कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन और आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। इन विशेषताओं में यह बात सुनिश्चित हो गई है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता है। चुनौती यह भी थी कि संविधान में मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवस्था बर्ताव चलाए में आए, यानी जो बर्ताव था वो चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास के जिसमें से समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ सम्मान का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीतिक को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबों के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इस चुनौती के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में यहाँ तक सफल मिली। इन पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इन किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन्हें जैसे बड़े सवालों को अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सकें। शुरुआत में 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन तीनों चुनौतियों का जिक्र किया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया था। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इन पहले अध्याय में हम इस चुनौतियों को केंद्रित करेंगे। शुरुआत में इन घटनाओं की चर्चा की जाएगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इनके बाद में हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किन तरह के झांसे इतिहास तथा झांसी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से इनका नए गणतंत्र के सामने खड़ी इन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाए तो आपके इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकरते हैं?
हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय तरह तरह के लोगों में शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, साथरी तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जिन्ना इस तरह का स्टेटमेंट दिए थे। और हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, उनका कहना था कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हैं। यह इन बुनियादी तत्व हैं और इन पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकती है। पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे, यह कहें कि गैर मुस्लिम को अपनाना और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कायम नहीं होते हैं तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरे राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद इनको तबाह भी कर देंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नए बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। ऐसे विभाजन के कारण हुआ जिसमें से ब्रिटेन इंडिया भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में उन राजनीतिक घटनाओं के बारे में पढ़ा है जिनमें फलस्वरूप दोनों देशों के भूभागों पर रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इन्हीं कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग किया। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटेन शासन की भूमिका जैसे कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई थी। विभाजन की अब प्रक्रिया देखेंगे। फैसला हुआ कि अब तक जिन भूभागों में इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया जाए। यह विभाजन दर्दनाक था ही इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाए। इनके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती थी, लेकिन असल में इनमें से कई हिस्सों में दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ब्रिटेन इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे में दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिमी में तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो। ऐसे भी नहीं था कि खान अब्दुल गफ़र खान पश्चिमी और सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में भी थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एक मत के खिलाफ थे। संयोग से
उनकी आज़ादी की अनदेखी की गई और पश्चिमी तौर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या यह भी विकट थी कि ब्रिटेन इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल हिस्से में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आज़ादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यों के आधार पर होगा और इनमें जिले अथवा उनमें निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में यह फैसला नहीं हो पाया था कि इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेकों लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी साजिश साबित हुई। इस समस्या से जुड़े हुए चौथी और विभाजन की सबसे आबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और इनके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से साहस में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं। जिन ज़मीन पर वे अपने उनके पुरखों सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीनों पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे कि यह बात साफ हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला था, वैसे ही दोनों तरह के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इन कठिनाइयों में उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी और जल्दी ही इसे काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी ही हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों में छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों के मोहलत में भी करना पड़ा था। सन 1947 के बड़े पैमाने पर एक जगह से आबादी दूसरी जगह को जाने को मजबूर थी। आबादी का यह हस्तांतरण आकस्मिक, नियोजित और शास्त्रीय से भरा था। मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों दूसरे समुदाय के लोगों की बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे संप्रदाय अखाड़ों का तब्दील ही गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख में भी गुजरे थे। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए थे। सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इन क्रम में लोगों की सबसे बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरह से अल्पसंख्यक अपने घरों में भाग खड़े हुए थे और अक्सर अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोग का अपना वतन हुआ करता था वही कि पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों के सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की गई थी। सीमा के दोनों ओर
हजारों की तादाद में औरतें को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने के बाद धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्हें पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविरों में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्मों में इस मारकाट की क्षमता का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा में पैदा हुए दुखों के अभिव्यक्ति दी है। विभाजन के विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर ही जुल्म इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते हैं। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी भी भांति आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए थे। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक की बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों में भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते हुए दो समुदाय को यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक द्विराष्ट्र बन गया था? विभाजन के दौर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चल गई। इनके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमानों नागरिकों की तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हितों जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य तौर पर उपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने में एतबार से अग्रणी थे। ठीक इसी तरह कुछ और संगठनों में भी जो भारत द्विराष्ट्र बनाने के लिए हिंदुस्तान का लंबवत करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौम सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों के समान दर्जे देने के हामी थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी भी एक धर्म के विश्वासियों से मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि राजनीतिक चाहे जिस धर्म को माने, उनका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होना चाहिए। नागरिकों की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श सहमति थे। इनके इन आदर्शों की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुआ था। अब रजवाड़ों का विलय। ब्रिटेन इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटेन प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े ब्रिटेन प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में था। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के
किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के इन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमान के बीच में भयानक दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन में एक गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था। यह हिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वह आजीविकन समर्पित भाव से काम करते रहे थे, वे ही सिद्धांत इन कठिन घड़ी के लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कलकत्ता में गांधी की मौजूदगी से हालत बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे एक बार फिर से भड़का उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए थे। गांधी जी के अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए थे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़ी पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल के सच्चे थे कि मुसलमानों भारत का गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात पर उन्हें सुनिश्चित करने के लिए बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थीं। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इन बात पर वे नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास करना शुरू कर दिया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ था। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की कमी हुई थी। दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उनका दे चुकाने पर राजी हो गया। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय की अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी को दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला ले अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को आमतौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमान और पाकिस्तान के हित में काम कर रहा है। गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इन बात का पक्का विश्वास था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश बनने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान एकता में भी उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इलाके नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। इनके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया गया था और अपनी प्रथाओं सभा में हर किसी से मिलने जारी रखा था। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम वियना गोडसे गांधी जी के संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीकी पहुंच गया। उन्हें गांधी जी के पर 3 गोली चलाई और गांधी जी तत्क्षण मर दिए। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई सा असर हुआ। विभाजन से जुड़ा हुआ क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों के मुकदमे
कसदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगे। रजवाड़ों का विलय। ब्रिटेन इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्सा ब्रिटेन प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों में थे तो दूसरे हिस्से देसी रजवाड़े ब्रिटेन प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों और अंग्रेजी सरकार के सीधे नियंत्रण में था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, उन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़े पर राजाओं का शासन था। राजाओं के ब्रिटेन राज की अधीनता का कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इनके अंतर्गत वे अपनी राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के लिए 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या था आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा किया गया थी भारत ब्रिटेन प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटेन अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इनका मतलब यह था कि भी रजवाड़े की संख्या 565 थी। ब्रिटेन राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएगा। अंग्रेज़ों राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो वे भारत का या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान शामिल होने या नियंत्रण हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़े की प्रजा नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी जो इनमें अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। भारत विभाजन के पहले और बाद भारत विभाजन के पहले इस तरह के रजवाड़े थे। मैसूर, हैदराबाद, मुंबई, ग्वालियर, बलूचिस्तान, गिलगिट, जम्मू कश्मीर, पंजाब की रियायती समस्या से जल्दी ही उन्हें अपने तेवर दिखाने शुरू किए गए थे। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा की गई थे। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम में ऐसे ही घोषणा किया। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में शकल में बंट जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतांत्रिक का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में एक बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़े में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जा रहा था और रजवाड़े के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। सरकार का नज़रिया बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के देशों में बंट जाने की इन संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार के कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़े को अपनी मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़े को शासकों को सामने समझाने की सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़े को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया गया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन आप में यह एक बड़ा जटिल काम था। इनके लिए बड़ी चतुराई से नियुक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही अब तक 26 और 36 के प्रशासनिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों ने इन चर्चा में 3 बातें सामने
आती है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़े के लोग भारत संघ में शामिल होना चाहते थे, और दूसरी बात यह थी कि भारत का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों में स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत सरकार ने भी विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में ही देश की क्षेत्रीय अखंडता का एक सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े इनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की एक नई सीमा में मिलनी थी। 15 अगस्त 1947 के पहले भी भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर रजवाड़े के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इन अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले में गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। हैदराबाद की रियासतें बहुत बड़ी थी। यह रियासतें चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद में कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासतें को आज़ाद रियासतें का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इन बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से बातचीत जारी रखी थी। इन दौरान हैदराबाद की रियासतें के लोगों के बीच में निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके में किसान निज़ाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। हालांकि निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुआ था। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इन आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन के अग्रणी पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवैया किया, जिसे राजाकार कहा जाता था। राजाकार अव्वल दर्जों से सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। राजाकारों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया।